गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नई वीडियो उनकी अपडेट मिलती रहे और आप उनका लाभ ले सकें। हम जो हमारी बीए फाइनल ईयर की बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इसमें प्लेटो को पढ़ लिया। इसके बाद में हम यूनानी विचारक अरस्तु को पढ़ रहे हैं। अरस्तु की भी हमारी काफ़ी कक्षाएं आ चुकी है। आज हम अरस्तु की नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में क्या विचार है, अरस्तु का एक नागरिक के बारे में क्या विचार है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पॉलिटिक्स हमने पढ़ा था कि अरस्तु की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है या जिस पुस्तक के लिए इसे जाना जाता है उसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स है। और उसके कितने भाग है, 8 भाग है। क्वेश्चन ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है अरस्तु की जो पॉलिटिक्स पुस्तक है उसके कितने भाग है, कितने भाग है, 8 भाग है। तो अरस्तु की जो पॉलिटिक्स बुक है अपनी, इसके तीसरे भाग में, कौन से भाग में, अरस्तु अपने जो पॉलिटिक्स की जो पुस्तक है इसके तीसरे भाग में ये नागरिकता के बारे में बताता है। क्वेश्चन आ जाए कि अरस्तु है वो नागरिकता के बारे में अपने किस पुस्तक में बात करता है, सीधा ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स में भाग की बात आ जाए तो किस भाग में बात करता है, भाग 3 में ये नागरिकता के बारे में बात करता है कि नागरिकता है वो नागरिकता किन लोगों को मिलना चाहिए। तो अरस्तु ने बताया कि किन लोगों को है वो नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अरस्तु कहता है इसके बारे में, केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में। वर्तमान समय में नागरिकता क्या है, जो जिस देश में निवास कर रहा है उसको वहाँ की नागरिकता क्या हो जाती है, भाई मिल जाती है, या तो जन्म हुआ है या वो वहाँ से रह रहा है। परंतु अरस्तु कह रहा है कि कोई का किसी देश में रहने से वो वहाँ का नागरिक नहीं हो जाता है। जैसे कोई विदेशी और दास, अरस्तु कहता है जैसे अपने देश में कोई विदेशी आ जाए या कोई दास, उस समय दास प्रथा थी तो दास रहता है तो हम उसको क्या नहीं मान सकते, उनको नागरिक नहीं मान सकते, क्योंकि विदेशी है और हमारे देश में आए हुए हैं। और दास को भी ये नागरिक नहीं मानता है। दूसरा ये कहता है कि अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता। अभियोग या कोई पर मुकदमा चलाते हैं तो इस अधिकार से भी, अभियोग या मुकदमा दर्ज कराने के अधिकार से भी हम किसी को नागरिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये अधिकार किसको होता है, ये अधिकार भी विदेशी जो लोग रहते हैं हमारे देश में होते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये अधिकार तो उनको भी होता है। तो अभियोग चलाने मात्र से किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता। अगला ये कहता है जिनकी नागरिकता छीनी गई है या जिनको देश निकाला मिल चुका है, ये बोलता है कि जो हमारे देश के नागरिक थे जिनकी नागरिकता क्या हो गई है, छीन ली गई है, या जिनको देश निकाला दे दिया गया है, वो भी हमारे देश के क्या नहीं होते हैं, नागरिक नहीं होते। ये व्यवस्था तो वर्तमान में भी है। अगला ये कहता है किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता। वर्तमान समय तो ऐसे ही है, अगर राज्य में जन्म हो जाता है तो होता है, परंतु अरस्तु कहता है किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने से या राज्य में रहने से कोई नागरिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण पुराने राज्यों के विषय में, तो ये कह रहा है कि ये पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु जो नए राज्य है उन पर ये लागू नहीं हो सकता। तो ये बातें इन्होंने की है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का निर्धारण अरस्तु के अनुसार नागरिकता का निर्धारण है वो जन्म है, निवास स्थान है, जन्म है, निवास स्थान है, या कानूनी अधिकारों से। अरस्तु कहता है कि किसी व्यक्ति को जन्म से, निवास स्थान से और कानूनी अधिकारों से क्या नहीं दी जा सकती, नागरिकता नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती, वर्तमान समय तो जन्म से या निवास स्थान से या कानूनी अधिकारों से क्या दी जाती है, नागरिकता दी जा सकती है, दी जाती है। परंतु अरस्तु कहता है कि जन्म से, निवास स्थान से और कानूनी अधिकारों से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती। वो कहता है अरस्तु इसमें नहीं दी जा सकती, वरन इस संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में, अरस्तु नागरिकता में कहता है कि इस क्षेत्र में, मतलब राजनीति के क्षेत्र में उस व्यक्ति की कितनी सक्रियता है, राजनीति की क्षेत्र में वो व्यक्ति है कितना सक्रिय है। तो अरस्तु की नागरिकता है ये जन्म है, निवास स्थान है, कानूनी अधिकारों से नहीं मिलती है। किसके कारण मिलती है, राजनीति, मतलब अपन राजकार्य में अपन क्या योगदान देते हैं, राज्य में अपन क्या योगदान देते हैं, इस क्षेत्र में मतलब राजनीति में अपनी क्या होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता है, इसको महत्व देता है। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय, अरस्तु कहता है वह व्यक्ति नागरिक है। अरस्तु नागरिक किसे मानता है, तो वो अरस्तु कहता है वह व्यक्ति नागरिक है
इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अरस्तु जन्म स्थान, निवास स्थान और कानूनी अधिकारों से नागरिकता नहीं देता है, किसके आधार पर देता है? राजनीतिक सक्रियता पर। और ये परिभाषा याद कर लेना। तो ये कहता है वह व्यक्ति नागरिक है, वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से, वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा, जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा, जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में, राजकीय पदों को, राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में, राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब इससे मेरे को लग रहा है आपको अरस्तु किसको नागरिक मानता है ये समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, अरस्तु जो नागरिकता है वो किसके आधार पर? जन्म, निवास स्थान और कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं देता है, ये उस व्यक्ति की राजनीति में सक्रियता के आधार पर क्या देता है? नागरिकता देता है। और ये कहता है वो व्यक्ति नागरिक है। नागरिक कौन है? वह व्यक्ति है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा, वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों पर, वो राज्य में कोई राजकीय पद है उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। मतलब वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय है और राजनीति में कोई काम कर रहा है, उसी व्यक्ति को क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर ये आपका जो कोई भी संदेह है, डाउट है, वो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अरस्तु की नागरिकता है वो जन्म है, निवास स्थान है या कानूनी अधिकारों से नहीं मिलती है, जो वर्तमान समय में मिलती है। अरस्तु की जो नागरिकता है वो ये कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। वही क्या है? मतलब जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है वही व्यक्ति क्या है? नागरिक है। इस बात का ध्यान रखना है। लोकतंत्र के लिए तो अरस्तु ने ये बातें बताई है। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु के समय एथेंस में, ये भी क्वेश्चन छोटा वाला आ सकता है, अरस्तु के समय एथेंस में ये दो संस्थाएं थी शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए। दो संस्थाएं थी, एक का नाम था इक्लेसिया, इक्लेसिया और दूसरी का नाम था हेलिया। क्वेश्चन आया वाला है तो इसलिए ध्यान रखना है। इक्लेसिया और हेलिया क्या थी? तो ध्यान रखना है एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इक्लेसिया नामक सभा होती थी। शासन संबंधी मामलों में इक्लेसिया है वो किस पर? शासन संबंधी मामलों पर जो ये संस्थाएं थी, सभा करती थी। जो इक्लेसिया ये किस पर थी? शासन संबंधी, शासन से संबंधित जितने भी काम है वो किस प्रकार से किए जाएंगे, ये किस संस्था में होते थे? इक्लेसिया नामक संस्था में। और जो हेलिया है इसमें क्या होते थे? न्याय कार्य। हेलिया में क्या होते थे? न्याय कार्य। इन दोनों का ध्यान रखना है। उस समय दो प्रकार की सभाएं होती थी अरस्तु के समय। कहाँ पर? एथेंस में। और ये बताता है एक का नाम है इक्लेसिया। इक्लेसिया किससे? शासन से, प्रशासन से संबंधित। और हेलिया वो किससे संबंधित? न्याय कार्य से संबंधित होती थी। दो प्रकार की संस्थाएं थी, एक थी इक्लेसिया जो शासन और प्रशासन से संबंधित, दूसरी हेलिया वो किससे? न्याय कार्य से संबंधित। और इसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिक, और इसमें भाग कौन लेता था? जिसकी कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और वो राजनीतिक रूप में क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या लेगा? इसमें भाग लेगा। मतलब जो वहाँ का नागरिक होगा। और नागरिक कौन होगा? जो राजनीतिक रूप से क्या होगा? सक्रिय होगा। ये दो संस्थाएं होती थी, दो प्रकार की साल सभाएं होती थी। एक इक्लेसिया शासन और प्रशासन से संबंधित, हेलिया वो न्याय कार्य से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखना है। अब अरस्तु ने कहा है जो नागरिकता है उसके लिए वो किस प्रकार के गुण होने चाहिए? इसने कहा है, अरस्तु कहता है कि नागरिकता के लिए शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादन करने के लिए
अरस्तु कहता है कि भाई नागरिकता के लिए कैसे गुण होना चाहिए, तो ये इन सभा में भाग लेंगे शासन से संबंधित और न्यायकारी से संबंधित। तो इस मतलब सीधी बात यही है, राजनीतिक रूप से वो क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ये बातें इन्होंने बताई है। ये कहता है कि ज्ञान है, चित्रकला है और राजनीति आदि, इनके अंदर उसको क्या होना चाहिए, उनकी रुचि होनी चाहिए। तो ये है। अब एक बारकर विचारक है, तो इनका ध्यान रखना है कि अरस्तु के समय जो नागरिकता से संबंधित है वो किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, तो इसका ध्यान रखना है। अब नागरिक कौन कौन नहीं होंगे, तो अरस्तु मानता है महिलाएं हैं, महिलाएं नागरिक नहीं होगी, महिलाओं को नागरिक नहीं मानता है। दूसरा, कोई शिल्पी है, उसको अरस्तु क्या नहीं मानता है, नागरिक नहीं मानता है। तीसरा है बुढ़े और बच्चे, बुढ़े हैं और 30 साल तो बता ही दिया इसने, बुढ़े हुए, बच्चे हैं, दास है और विदेशी, हमने ये पढ़ चुके हैं। तो अरस्तु के अनुसार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन नागरिक नहीं है, तो महिलाएं हैं, शिल्पी है, बुढ़े और बच्चे हैं, दास और विदेशी, ये क्या नहीं है, ये नागरिक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। अब अरस्तु की जो नागरिकता है उसकी विशेषता क्या है, तो अरस्तु की नागरिकता की विशेषता यही है, ये तो प्रकृति का नियम है। अरस्तु कहता है कि ये प्रकृति का नियम है कि जो वरिष्ठ होगा, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो वरिष्ठ होगा वो कनिष्ठ पर क्या करेगा, शासन करेगा। जो वरिष्ठ होगा वो कनिष्ठ पर क्या करेगा, शासन करेगा। इसका अपने पॉलिटिक्स जो बुक है उसके भाग 3 में अच्छी तरह से बताया है कि प्रकृति का नियम है, जो वरिष्ठ होगा वो कनिष्ठ पर क्या करेगा, कनिष्ठ पर है वो शासन करेगा। अरस्तु की नागरिकता वो किस पर आधारित है, अरस्तु की नागरिकता वो कर्तव्य पर आधारित है। कर्तव्य हमने पढ़ा था कि वो व्यक्ति नागरिकता उस व्यक्ति को मिलेगी जो क्या होगा, राजनीतिक रूप से सक्रिय होगा। और जो दो प्रकार की जो संस्थाएं थी जिनमें सभा होती थी, इक्लेसिया और हेलिया, तो उनमें जो भाग लेगा वही क्या होगा भाई, उनमें वही भाग ले सकता है जो क्या होगा, नागरिक होगा। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार क्या है, नैतिकता का विकास है। अरस्तु की जो नागरिकता की मान्यता किस पर आधारित है, नैतिकता पर, कि उस व्यक्ति में जो लोग नागरिक है उसमें क्या हो चुका है, नैतिकता का विकास हो चुका है, क्योंकि वो देश के शासन निर्माण या राजनीति में वो क्या है, सक्रिय है। अरस्तु की नागरिकता ये हमने पढ़ लिया, जन्म और निवास स्थान के आधार पर नहीं मिलती है, किसी आधार पर मिलती है, कर्तव्य के आधार पर मिलती है, और अपने नैतिकता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अरस्तु है नागरिकों के गुण बता रहा है, तो इसमें हमने पढ़ाई है नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, ये बता ही रहा है ये। दूसरा ये बता रहा है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। अरस्तु कहता है एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। अरस्तु कहता है एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की, अरस्तु कहता है अच्छे नागरिक में शासन करने की व शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। वही नागरिक है जिसमें शासन भी करना जानता है और शासित होना भी जानता है, वही क्या है, नागरिक है। एक श्रेष्ठ, ये अरस्तु ने अपनी नागरिकता से संबंधित वो बातें बताई है। और एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण अरस्तु वो क्या बताता है, तो इसमें हम देख लेते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य इसके क्या गुण बताता है, श्रेष्ठ मनुष्य के गुण बताए अरस्तु ने कि श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस। श्रेष्ठ मनुष्य वही होगा जिसमें क्या होगा, संयम होगा, साहस या शौर्य होगा, संयम होगा, साहस होगा और न्याय। जो व्यक्ति न्याय कर सकता है वही व्यक्ति क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। और वही व्यक्ति क्या करेगा, राजकीय जो काम है, उस प्रशासन से संबंधित काम है, उसमें भाग लेगा। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। श्रेष्ठ मनुष्य में शासक और हमने पढ़ा था शासित, नागरिक, दोनों का गुण होना क्या है, आवश्यक है। उसी मनुष्य को ये क्या मानता है, अरस्तु श्रेष्ठ मानता है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है उसके गुण क्या होते हैं, स्थिर और अपरिवर्तनशील।
किसी भी दृष्टि में वो परिवर्तित नहीं होते रहते हैं, वही मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ है। तो हमने हमारी इस क्लास में अरस्तु है, उसकी नागरिकता सिटीजनशिप है, उसके बारे में अरस्तु के क्या विचार है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इसका बता दिया आपको कि अरस्तु की नागरिकता से संबंधित क्या विचार है। तो वो जन्म, निवास स्थान और कानूनी अधिकारों से नहीं देता है। वो किसके आधार पर देता है, वो ये देता है कि किस व्यक्ति में नैतिकता का विकास हो गया है, मतलब उस व्यक्ति का राजनीतिक रूप से वो सक्रिय कैसे है, उसी के आधार पर उसे क्या मिलती है, नागरिकता मिलती है। ये अरस्तु है वो महिलाओं को शिल्पी, बुढ़े और बच्चे, दास, विदेशी, इनको क्या नहीं मानता है, इनको नागरिक नहीं मानता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से किन को, तो इन सभी को ये क्या नहीं मानता है, नागरिक नहीं मानता है। नागरिक उन्हीं को मानता है जिन्होंने क्या लेते हैं, प्रशासन या राजकार्य में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, या राजनीतिक रूप से क्या है, सक्रिय है। हमने पढ़ा था कि जो एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए एक संस्था कौन सी थी, इक्लेसिया, और दूसरी थी हेलिया, जिसमें न्याय से संबंधित कार्य होते थे, और उसमें भाग कौन लेता था, जो नागरिक होता था, और जिसकी आयु कितनी वर्ष होती थी, 30 वर्ष होती थी। तो ये अपने अरस्तु की आज नागरिकता है, उससे संबंधित क्या है, उसके विचार है, उसके बारे में जाना। आगे की क्लास में हम अरस्तु के जो आगे की जो दूसरे विचार है उनके बारे में जानेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है, अध्ययन कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।